एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब एलिशा ने इलियन को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इलियन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें ये बात जल्दी बोलनी चाहिए थी। एलिशा कहती है मुझे माफ करना, मैं डर गई थी, मुझे माफ करना कि मैं तुमसे दूर भाग गई थी, मैं बस तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इलियन कहता है कि तुम डरपोक नहीं हो, इसलिए ऐसा मत कहो। एलिशा कहती है मैंने ज्यादातर अपना वक्त टेम्पल में बिताया, इसलिए मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। इलियन कहता है मैं भी ज्यादातर बैटल फील्ड ही में रहा हूँ, इसलिए चलो इस दुनिया के बारे में साथ में सीखते हैं। एलिशा कहती है कि मैं तो अच्छे से जानती भी नहीं हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। इलियन कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। एलिशा जब प्यार की बात आती है तो किसी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज को लेकर माफी मांगो, इसलिए फिक्र करने के बजाय क्या तुम मुझे किस करोगे, क्योंकि मेरा पहला प्यार पूरा हो गया। एलिशा उसे किस कर लेती है और कहती हाँ जितना तुम चाहो। फिर नेक्स्ट सीन में एलिशा के पेरेंट्स को देखते हैं। एक गार्ड कहता है कि हाडूनशाह से एक मैसेज आया है। एलिशा की मॉम कहती क्या हाडूनशाह से मैसेज आया, लेकिन अचानक से क्यों? खोलकर देखती है तो वो वही पन्ना था जिसमें सोनाच ने लिखा था कि किस तरह से एलिशा की मौत होगी। उस बुक के पन्ने को पढ़ने के बाद वो अचानक से नीचे गिर जाती हैं और सोचने लगती हैं इतने कम समय में उसने एक नई कहानी को लिख दिया, इसका मतलब एलिशा सच में मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिशा के डैड कहते मरील चलो पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कमरे में थे और एलिशा के डैड कहते हैं आखिर हाडूनशाह से क्या मैसेज आया था जो तुम इतनी हैरान हो गई थी? अगर कोई ऐसी बात है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो। एलिशा की मॉम सोचती है गिलियन हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हम एलिशा को नहीं बचा सके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एलिशा के डैड कहते हैं अगर बात करना मुश्किल है तो हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी तुम थक गई हो इसलिए आराम करो। के जाने के बाद एलिशा की मॉम कहती है सोनाच मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो एलिशा बिल्कुल भी ना मरती। वो सोचने लगती हैं कि मुझे लगा था कि अगर मैं एलिशा को असली कहानी से बाहर कर दूंगी तो सोनाच उससे ऑब्सेस होना बंद कर देगा, लेकिन 20 साल बीतने के बाद मैंने इमेजिन नहीं करा था कि फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं सोनाच उसके पीछे ही बैठा था और कहता है अच्छा तो तुम रो रही हो? एलिशा की मॉम कहती है सोनाच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दोबारा दिखाने की? सोनाच कहता है कि तुम अभी भी वैसे ही हो, तुमने कहानी में गड़बड़ करी क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था ये जानने के बाद कि तुम्हारी बेटी मरने वाली है, लेकिन शायद वो अभी भी जिंदा है क्योंकि जहाज को डूबने में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद अभी तुम्हारे पास मौत की खबर पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। क्या तुम एलिशा को बचाना चाहती हो? तुम जानती हो एक रास्ता बचा है, लेकिन तुम मुझसे इसकी भीख मांगो तो मैं एलिशा को बचा लूंगा और उसे मेन फीमेल लीड बना दूंगा। एलिशा की मॉम कहती है कि ये बस स्टोरी बुक नहीं है, यहाँ के सारे लोग जिंदा हैं। सोनाच कहता है और मुझे इससे क्या लेना देना? एलिशा की मॉम कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर एलिशा ने क्या ऐसा करा है जो वो ये डिजर्व करती है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं करा। सोनाच कहता है तुम्हारी बेटी ने क्या गलत नहीं करा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए मरील। तुम्हें क्या लगता है हाडूनशाह के सारे लोग बेवकूफ हैं जो कि बस एंडिंग का इंतजार कर रहे हैं? अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें क्या लगता है वो बस बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है कि हम लोग अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पा रहे हैं। तुम इस बेकार प्यार भरी कहानी से अंधी हो चुकी थी, इसलिए तुमने ओरिजिनल स्टोरी को बदल दिया। तुम पूछ रही हो तुम्हारी बेटी ने कौन सा क्राइम करा है, लेकिन तुमने उसको खुद क्राइम बनाया है। वो तुम्हारे बेवकूफी भरे प्यार से पैदा होने का सबूत है। उसको मारने से पहले शायद मुझे उससे सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि एलिशिया तुम वो थी जो कि असली ओरिजिनल फीमेल लीड थी, जिसने तुम्हारी किस्मत को बदल दिया, तुम्हें इस दलदल में फेंक दिया। कोई और नहीं बल्कि इस बुक द ब्लाइंड बीस्ट फ्लावर की ओरिजिनल ऑथर वॉन युनजी थी। अगर ईमानदारी से कहूँ तो क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं बोलना चाहिए? मैंने तुम्हें अंत तक प्यार भरी माँ होने का दावा दिया, लेकिन मैंने किसी को सच्चाई नहीं बताई। गिलियन को इस बारे में पता है? नहीं, उसको भी नहीं पता है ना?
क्या तुम गिलियन को बता दोगी? क्या उसे भी इन सब में खींच लोगी? तुम्हारा पति तुम्हारी बेटी के पास मरने के लिए चला जाएगा और तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अच्छे से ये बात जानती हो कि असली दुनिया में जाने का रास्ता कोई भी नहीं है ना? इसलिए क्या तुम्हें सफर नहीं करना चाहिए ताकि मैं अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर सकूं? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी गलती थी वॉन युनजी, क्योंकि तुमने गिलियन को चूज करा था। सब कहने के बाद सोनैच वहां से चला जाता है और मरील बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और फिर बताया जाता है कि इन सब की शुरुआत वॉन युनजी से हुई थी, जो कि अब द ब्लाइंड बीस्ट फ्लावर बुक की एक पार्ट बन चुकी थी। मरील ने इस नॉवल में जिसकी किस्मत को अच्छा लिखा था, जो कि ओरिजिनल फीमेल लीड थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी एलिशिया यूतर थी। वो मरील खुद थी जिसने की अपनी बेटी एलिशिया की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया था। सबकी शुरुआत तब हुई थी जब वॉन युनजी ने मरील की बॉडी को पोजेस करा था। फिर पास्ट का सीन देखते हैं। एक मेड मरील को बुक सुना रही थी और कहती है, क्या आपको ओल्डर लेजेंड की कहानियों को सुनना पसंद है? आज के लिए इतनी फेरी टेल्स काफी हैं, अब आप सोच सकती हैं लेडी मरील। उसके जाने के बाद मरील सोचने लगती है, अच्छा तो ये है मेरे नॉवल के अंदर की दुनिया। अगर मैंने इसकी असली एंडिंग को कर दिया तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूंगी। सब कुछ साफ साफ तो नहीं है, लेकिन एक बात है जो बिल्कुल साफ है, नॉवल के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की बॉडी को पोजेस करा है। हालांकि फौरन वापस जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने डिसाइड करा मैं इस दुनिया में जीऊंगी और पढ़ाई करूंगी। धीमे धीमे कर कर मुझे कुछ चीजें रियलाइज हो गई। जो दुनिया मेरी इमेजिनेशन थी, जिसको मैंने बनाया था, वो कहीं पर सच में एग्जिस्ट करती है। द ब्लाइंड बीस्ट फ्लावर बुक तो बस एक पैसेज है, यानी कि रास्ता जो कि इन दो दुनियाओं को जोड़ता है। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ बुक नहीं बल्कि एक असली दुनिया है। तब मैं अपनी इस दूसरी जिंदगी को एक्सेप्ट करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे लोगों में से मैंने मरील की बॉडी को क्यों पोजेस करा। कोई ना कोई तो रीजन होगा जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी बहुत ज्यादा वक्त है मेन कैरेक्टर को पैदा होने में। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एलिशिया के फादर गिलियन आते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई बैठा होगा, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं भी कुछ देर यहाँ पर बैठ जाऊं? मरील सोचती है, तो इस तरह मैं गिलियन से मिली थी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने हमें मिलाया है, मुझे उससे प्यार हो गया। ऐसा फील हुआ कि मैं इस दुनिया में बस उससे मिलने के लिए आई थी। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो हाडुनशा के बाहर थी। सोनैच उससे कहता है, तो तुम शादी कर रही हो? मरील कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे सोनैच। सोनैच कहता है, आखिर क्या सही समझा? तुम में इतना क्या स्पेशल है? कहती है, तुम जानते हो ना कि तुम एक मेरे लौते दोस्त हो जो कि इस दुनिया में पोजेस होकर आए हो, और हम दोनों एक लौते हैं जिसने की हाडुनशा को ज्वाइन नहीं करा। सोनैच कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। कहती है, क्या तुम्हें परेशानी हो रही है? मैं भी इस दुनिया का पार्ट होकर खुश रहना चाहती हूँ। सोनैच कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मरील कहती है, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? सोनैच कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ कितनी बेकार बात है कि तुम इस तरह से सोचने लगी हो। तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेफिजूल हो जाएगा। खैर, तुम्हें जो भी करना है करती रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। एक बात को याद रखना, तुम्हारा असली नाम वॉन युनजी है, तुम मरील नहीं हो। मरील सोचती है, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं अपनी असली दुनिया में वापस चली जाऊंगी? तो वॉन युनजी के तौर पर 27 साल जी थी और मरील के तौर पर मैं 17 साल जी हूँ। ये दो जिंदगियां बिल्कुल अलग है, मैं इनको कंपेयर तक नहीं कर सकती। जिंदगी की बात करें तो मुझे ये जिंदगी चाहिए जो कि गिलियन के साथ है, जो कि मेरा हाथ पकड़े हुए है। ये जिंदगी मेरे लिए इस वक्त सबसे खास है। देखते हैं कि मरील के गले में किसी तरह का लॉकेट था। सीन में वो हाडुनशा की उसी जगह पर आई थी जहाँ पर वो बुक रखी हुई है। वो सोचती है सिर्फ एक चीज है जो कि इस बुक के ऑथर होने के तौर पर मुझे मिली है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। वो है ऑथर का पेन। तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे ओरिजिनल एंडिंग को बदलने के लिए। जब मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आई थी तब मुझे ये मिली थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने इसका इस्तेमाल करा तो ओरिजिनल एंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं एलिशिया का रोल सपोर्टिंग कैरेक्टर करीना के साथ बदल देती हूँ। मेरे इस इच्छा के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। दुनिया पूरी तरह से असली है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं वापस जा सकूंगी या नहीं, और मैं बेवकूफों की तरह उस एंडिंग का इंतजार करूं जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट अभी तक पैदा तक नहीं हुआ है। प्रेजेंट वाली मरील सोचती है,
मैंने उस वक्त मतलबी औरत की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचा और मुझे रियलाइज नहीं हुआ मेरी बच्ची की जिंदगी छोटी हो जाएगी और वो साइड कैरेक्टर बन जाएगी। के बाद भविष्यवाणी हुई थी कि जो लड़की पैदा हुई है उसका नाम एलिशा रखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब एलिशा पैदा हो गई थी तब वो दोबारा उस बुक के पास गई थी। कहती है अगर मैंने फिर से इस कहानी को बदला तो मेरी बेटी सेफ हो जाएगी। तभी वहाँ पर सोनैच आता है और कहता है कि तुम फिर से कहानी को बदलने की कोशिश कर रही हो। रील कहती है सोनैच तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन सोनैच उसके गले से उस लॉकेट को खींच लेता है। मरील कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से वापस करो। सोनैच कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें रियलाइज भी हुआ है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, कहानी को बदल कर। वहाँ पर जितने भी लोग पोजेस होकर आए थे तुमने उन सबको धोखा दे दिया। यहाँ से हट जाओ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा जैसा कि उसको होना चाहिए था। रील कहती है लेकिन ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। उस पेन को यूज करने की भी एक लिमिट है, उसके अंदर ज्यादा इंक नहीं बची हुई है, इतनी इंक नहीं है कि तुम उन कैरेक्टर को फिर से स्विच कर दो। सोनैच कहता तो तुम कह रही हो कि हम ओरिजिनल एंडिंग को नहीं देख सकते। मरील कहती है सोनैच लेकिन जरा सोचो तो कम से कम मेरी बेटी तो जिंदा रहेगी। भले ही ओरिजिनल एंडिंग पॉसिबल ना हो लेकिन मैं कम से कम अपनी बेटी को बचा सकती हूँ। सोनैच प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे पेन दे दो। लेकिन सोनैच उसका हाथ झटक देता और कहता है अंत तक तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती रहोगी मरील। अब तुम जरा देखना वॉन यून जी, चीजें वैसी नहीं चलेंगी जैसा कि तुम चाहती हो। फिर मरील सोचने लगती है। उसके बाद सोनैच कहीं गायब हो गया। ने हाडुल्शा के पोजेशन में जितने भी लोग थे उन्हें किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बात की खबर फैल गई थी कि ओरिजिनल एंडिंग बदल चुकी है और ये जानकर हर जगह हंगामा मच गया। लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इस बात पर भरोसा करा कि शायद गॉड यही चाहते होंगे। फिर सोनैच उस वक्त दिखाई दिया था जब मेरी बेटी एलिशा पैदा हुई थी। सोनैच छोटी एलिशा से कहता है तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी की तुम्हारी माँ है। लेकिन तभी वहाँ पर मरील आ जाती है और एलिशा को उठाकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सोनैच, क्या तुम अब मेरी बेटी के साथ भी कुछ करने का सोच रहे हो। सोनैच कहता है कि मैं डिसअपॉइंट हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। मरील चिल्ला कर कहती है अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन उनके चिल्लाने की वजह से एलिशा बहुत रोने लगती है। मरील कहती है माफ करना एलिशा, मैंने चिल्ला दिया, तुम शॉक हो गई होगी। सोनैच कहता है मैं यहाँ पर तो बस अपनी दोस्त की बेटी से मिलने के लिए आया था, ऐसा लगता है वो बड़ी होकर काफी स्ट्रांग बनेगी, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसका अच्छे से ख्याल रखना मरील, ताकि हम लोग आगे चलकर दोबारा मिल सके। चलो फिर अगली बार मिलते हैं जब इस कहानी की असली शुरुआत होती है। कहने के बाद सोनैच अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। मरील सोचती है क्या वो गायब हो गया, सोनैच एशियंट मैजिक करने लगा है, उसकी पुरानी साइड पूरी तरह से गायब हो चुकी है और मेरे लिए ये एक वार्निंग थी, ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। सीधा प्रेजेंट टाइम में देखते हैं करीना की मॉम उस पर चिल्ला रही थी फिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मेड उसको शांत करा रही थी लेकिन उसकी माँ कहती है तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो, तुम पूरे वक्त इन सबको जानती थी है ना, तुम्हें कोई बात अजीब लग रही थी तो तुम्हें आकर मुझे बताना चाहिए था। और वो करीना से कहती मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट करा, बल्कि तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो फिर भी, लेकिन तुम इस तरह हमारी फैमिली के नाम की इज्जत उछाल रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, आखिर एक वर्जिन लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और बताओ जरा इसका फादर कौन है। करीना कहती है वो दरअसल इसके फादर हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं। ये जानने के बाद तो करीना की माँ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहती क्या ये सच है, जानती थी वरना मेरी बेटी इस तरह की बच्चे वाली परेशानी को तो खड़ा नहीं करेगी। तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, हमें जल्द से जल्द हिज मैजेस्टी को बताना चाहिए, ये तो खुशखबरी वाली न्यूज है, मुझे इसका लेटर जल्दी से भेजना चाहिए। करीना सोचने लगती है साबिल मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, जैसा कि अलीशा ने मुझे बताया था अगर मैं उस गधे साबिल की बातों में ना आती तब मेरी ये जगह होती कि मैं इलियन के साथ में होती। ये सब कुछ उस गधे के बच्चे क्राउन प्रिंस की वजह से हो रहा है कि सब कुछ खराब हो गया। करीना की मॉम कहती है तो रॉयल ब्लड है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, माफ करना कि मैं तुम पर चिल्लाई थी करीना, तरह से रोना बंद करो, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में साबिल के उसी गार्ड को देखते हैं, वो भागते हुए आता है और कहता है योर हाइनेस हैरिंगटन हाउस से एक अर्जेंट लेटर आया है। देखकर लगता है कि ये सेम लेटर हिज मैजेस्टी एम्परर के पास भी डिलीवर हुआ है। साबिल लेटर को खोलता और पढ़कर कहते हैं सब क्या बकवास है, वो औरत प्रेग्नेंट है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के प्रेग्नेंट होने की। ये सब कुछ एक औरत की जिम्मेदारी होती है कि उसे
प्रेग्नेंट नहीं होना है, लेकिन उसने मेरे बच्चे को रखने की हिम्मत करी। ये सोच करके वो रॉयल थ्रोन को हथियाएगी। वो गार्ड से कहता है तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। गार्ड कहता है जैसा क्राउन प्रिंस का फैसला होगा वो सही होगा। साबिल कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए जाओ उस लड़की को मार डालो, उसके हाथों को बांध कर जंगल में फेंक दो, फिर बीस्ट उसका ख्याल खुद रख लेंगे। उसके जाने के बाद साबिल को देखते हैं जिसके पास एक ब्लैक कलर का ऑरा आ रहा था। हम ओरिजिनल स्टोरी की नॉवल के उस पेज को देखते हैं। मैं ऑरिन रोते हुए बता रही थी कि एलिशिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, और फिर साबिल का चेहरा देखते हैं। देखकर लग रहा था कि उसे इस बारे में पता है। अजीब सी आवाज में कहता है फिर उसे मर जाना चाहिए, नहीं पहले मुझे उस औरत को ढूंढना होगा। लेकिन उस दिन के बाद से एलिशिया का नाम मेरे दिमाग में छप चुका है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। वहाँ पर एम्प्रेस आती है और कहती है साबिल बताओ मुझे हैरिंगटन से जो लेटर आया है क्या वो बात सच है। लेकिन वो अपने सामने देखती है जहाँ पर साबिल जमीन पर पड़ा था। एम्प्रेस कहती है तुम्हें क्या हो गया साबिल, यहाँ पर कोई नहीं क्या, रुको मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। कि साबिल उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। एम्प्रेस कहती है हाँ साबिल माँ यहीं पर है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। साबिल रोने लगता है और कहता है मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो चाहिए, प्लीज माँ मेरी मदद करिए, मुझे उसे ला कर दे दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में एम्प्रेस सोचने लगती है साबिन का ऑब्जेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसने एलिशा को किडनैप कर लिया था लेकिन वो वहाँ से भाग निकली थी। उसे पता चला उसकी याददाश्त चली गई है तो वो फिर से उसके पास चला गया। मेरा बेटा जो कि एक क्राउन प्रिंस है वो एक लड़की के पीछे पागल हो चुका है। हमने उस लड़की की मदद करी लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई, इस वजह से मेरे बेटे को कितना स्ट्रेस हो रहा है। वो लोग मेरे बेटे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एलिशिया और इलियन। मुझे उस दिन उनको साथ में डांस करने देना ही नहीं चाहिए था। ये देखना कि मेरे बेटे का दिल बुरी तरह से टूट चुका है, इसके बावजूद मैं बस उसको रोते हुए देख पा रही हूँ और कुछ नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात उस हैरिंगटन फैमिली की लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई। वो हैरिंगटन फैमिली की लड़की तो सवाल से एकदम बाहर है। वो बेकार सी लड़की जो कि साबिल की जरा से भी मैच की नहीं है। और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है। उसके पेट में जो बच्चा है वो एक रॉयल ब्लड है। फर्क नहीं पड़ता कि इस बात को कितना खींचा जाएगा, मुझे बस इस बात से इनकार करना है। हैरिंगटन फैमिली एक ऐसे नॉबल है जो कि राइज कर रहे हैं, जो कि साबिल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको शादी के बंधन में बंधने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो ओल्ड नॉबल के हाउस जो कि बहुत ग्रेट पावर वाले हैं, वो लोग एक ऑर्डर की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वो इलियन को नेक्स्ट एम्परर बनाना चाहते हैं। उस वजह से वो बहुत सिक्योर हो जाएगा। सबसे बड़ी चाबी है उनके पास हाउस यूथर, इसीलिए अगर वो एलिशा से शादी कर लेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इस मोड़ पर आकर साबिल के लिए थ्रोन को भी पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर साबिल सबको नकारते हुए एम्परर बन गया तो, लेकिन ओल्ड हाउस के जो नॉबल हैं तब भी उसमें कमी निकालने की कोशिश करते रहेंगे। स्पेशली अगर उन्हें पता चल गया मैंने प्रिंसेस लेमे को किडनैप कर लिया था तो अपने पास से खून की बोतल निकाल कर सोचती है शायद अब वक्त आ गया है ऑर्डर के खून को इस्तेमाल करने का। एक सीन में एम्परर को देखते उनसे डॉक्टर कहते हैं मैजेस्टी मुझे लगता है कि आपकी जितनी परेशानियां हैं अब वो आपकी बॉडी पर नजर आने लगी हैं। मैंने आपकी दवाइयों को बदल दिया है, शायद अब आपको बेहतर महसूस होगा। हालांकि ये जो दवाइयां हैं ये एकदम आम लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर ऑर्डर के पुराने एम्परर्स के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कोई भी ऑर्डर इस तरह से बीमार नहीं पड़ा है। उसको बस बाहरी चोटें लगी हैं जैसे कि तलवारबाजी की, और इसके बावजूद जो ऑर्डर की बॉडी होती है वो भी काफी समय तक के जवान रहती है। एम्परर कहते बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहते योर मैजेस्टी मैं रिकॉर्ड को देखता रहूंगा, शायद सिम्टम्स के बारे में कुछ पता चल जाए। उसके जाने के बाद एम्परर कहते हैं तो अच्छा ये है मेरी लिमिट। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बटलर आता है और कहता है योर मैजेस्टी क्या आपने मुझे बुलाया। कहते हैं मुझे प्रिंसेस लेबी के साथ कुछ डिस्कस करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे इंपीरियल पैलेस बुला लो। तभी वहाँ पर एम्प्रेस आती है और कहती क्या आपको प्रिंसेस लेबी के साथ बात करनी है। एम्परर कहते हैं कि तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गई। प्रेस कहती है कि आपके पास आने और जाने के लिए मैंने कभी भी अनाउंस नहीं करा, लेकिन बताइए क्या कुछ अर्जेंट है जिस वजह से आप प्रिंसेस लेबी से बात करना चाहते हैं। अगर ये सही है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या बात है। एम्परर बटलर से यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और एम्प्रेस से कहते हैं तुम मेरे साथ आओ। एम्प्रेस को उसी सीक्रेट रूम के बाहर लेकर जाते हैं। एम्प्रेस तो उस सीक्रेट रूम को देखकर हैरान हो जाती हैं, सोचती हैं यहाँ पर ऐसी भी जगह थी क्या, ये पूरे वक्त इस जगह को छुपा रहे थे। एम्परर बैठ जाते
और कहते हैं मुझे इस बारे में तुमसे शांति से बात करनी थी। एम्प्रेस कहती है यहाँ पर तो और भी कमरे होंगे, आपने मुझसे अब तक छुपाया क्यों? लेकिन तभी एम्परर अपने गले से उस लॉकेट को उतार देते हैं जिस वजह से उनकी आईज ब्लू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं ऑर्डर का खून नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से इलियन और एलिशा दोनों लोग एक होटल में आ जाते हैं। इलियन कहता है अच्छी बात है, यहाँ पर एक कमरा खाली था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए हम लोग कल ही वापस जा सकेंगे। एलिशा कहती है मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, मुझे जल्दी से बस नहाना है। इलियन कहता है तो फिर हम लोग साथ में नहाएं। एलिशा कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा तेजी से भाग रहे हो? इलियन कहता है लेकिन हम लोग रूम तो शेयर करने वाले हैं और हम लोग इंगेज भी तो हैं। एलिशा कहती है कुछ भी कह लो, मेरा जवाब ना रहेगा। इलियन और पास आता है और कहता है लेकिन हमने किस भी तो करा था। एलिशा सोचती है कि ये तो और पास आता जा रहा है और मेरे दिमाग में उस किस का सीन क्यों आ रहा है। सब सोचते हुए वो अचानक से अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी इलियन उसको किस कर लेता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुमको पसंद ना आए। और रही बात रूम की तो मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो सकती हो, वैसे भी कई बार जंग के दौरान बाहर सोया हूँ तो कोई बात नहीं। एलिशा कहती है अगर सोने की बात है तो हम लोग बस एक दूसरे के बगल में लेटकर एक साथ सो सकते हैं।